हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2 मार्च के करंट अफेयर्स। बहुत ज़्यादा ही आगे पहुँच गई मैं 21 मार्च में, सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी चैनल यूनिफ प्रेप हब लाइव सेशंस करवा रही है, जहाँ पे आपको जामिया और एमयू के सिलेबस के एंट्रेंस सिलेबस के बेस पे आपको टॉपिक्स मिलेंगे। और इसके अलावा हमने ये नोट्स भी बनाए हैं, मटेरियल भी बनाया है। आप इसे स्कैन करके या फिर पेटीएम आईडी पे 399 रुपीज़ पे करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है, या आप डायरेक्ट पे करके हमें पेमेंट स्क्रीनशॉट भी इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के रिविजन्स पे। पहला क्वेश्चन है, Which of the following statements accurately describes the recent developments in India's space exploration effects as announced by the Prime Minister? पहला ऑप्शन है, the foundation stone for India's second spaceport was laid at कुलाशेखरापट्टनम। कुलाशेखरापट्टनम, इसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए 2-3 बार इसे पढ़िएगा तो हो जाएगा। B. The first spaceport is located in Tamil Nadu's Sriharikota. C. The new spaceport is focusing on the launch of small satellite launch vehicles, यानी कि SSLV. D. The event was marked by the launch of RH-200 sounding rocket. ये हैं आपके 4 स्टेटमेंट्स। अब आपको इन स्टेटमेंट्स के आधार पर ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। आपके इन जो नया एक्सप्लोरेशन हो रहा है, यानी कि जो सेकेंड स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है प्राइम मिनिस्टर ने, और उसके आधार पर आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, फाउंडेशन स्टोन सेकेंड स्पेस पोर्ट का रखा गया है कुलाशेखरापट्टनम में। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये करेक्ट बनता है आपका। कुलाशेखरापट्टनम एक कोस्टल विलेज है थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि तमिलनाडु में है। ये थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, ठीक है, तो आपको ये थोड़ा डिटेल में इसका पता होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है कि फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु श्रीहरिकोटा। नहीं, फर्स्ट जो स्पेसपोर्ट है वो है आपका आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में हमारा फर्स्ट स्पेसपोर्ट है। ऑप्शन सी देखिए, द न्यू स्पेसपोर्ट इज फोकसिंग ऑन द लॉन्च ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, यानी कि जो नया बना रहे हैं हम स्पेसपोर्ट, सेकेंड स्पेसपोर्ट, ये इसमें सारे वो नहीं होंगे लॉन्चिंग व्हीकल्स। जैसे कि हमारे लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं GSLV, PSLV, ठीक है, SSLV। तो इस तरह से ये तीनों चारों जो भी हैं वो सारे ही एक जगह से लॉन्च होते हैं, लेकिन जो सेकेंड स्पेसपोर्ट है उसमें हम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए स्पेसिफिकली तैयार कर रहे हैं। मतलब GSLV और PSLV भी होगा वहाँ से लॉन्च, बट मोस्टली SSLV होगा। तो हम एक तरह से पूरा एक अलग से डिपार्टमेंट जैसे नहीं खड़ा कर देते हैं हम एक चीज़ के लिए, तो वैसे ही एक तरह से वो खड़ा कर रहे हैं। और इस लॉन्चिंग व्हीकल में पर ईयर हम 24 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं इस लॉन्चिंग पोर्ट से, स्पेस पोर्ट से, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट बनता है। अब ए सही है और सी सही है। अब या तो ऑप्शन 1 सही हो सकता है या ऑप्शन 3 सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डी अभी ऑप्शन स्टेटमेंट बचता है। डी स्टेटमेंट कहता है कि जो इवेंट है उसको, जो ये स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई थी, उस इवेंट में एक और चीज़ हुई है। वो हुआ एक लॉन्च हुआ था RH-200 साउंडिंग रॉकेट का, जो हाई रेजोल्यूशन 400 किलोमीटर कुछ घूमेगा ऑर्बिट के आसपास और कैप्चर करेगा। मतलब वो उनका रेगुलर कुछ बेसिस का चलता रहता है, कुछ ऐसा अलग सा नया सा बड़ा सा मिशन नहीं है, और उसकी डिटेल में भी हमें नहीं जाना है। तो ये बात भी सही है, तो आपका ऑप्शन ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर बनता है 1, A, C and D ओनली। आंसर नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हुआ। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं आपके जामिया का एंट्रेंस हो, एमयू का हो या CUET का हो। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है ना वो मतलब जो वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा जानकारी रखना चाहते हैं आपकी, कि आपने पूरी न्यूज़ पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। मतलब ऐसे तो MCQ पूछ सकते थे खाली वो कि नया सेकेंड स्पेसपोर्ट कहाँ बन रहा है,
श्रीहरिकोटा में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में, वो कोई भी ऑप्शन दे सकते थे और आपको जो द मोस्ट रेलिवेंट होता है, द मोस्ट क्लोजेस्ट होता है, उस पर टिक करना था, दैट्स इट। बट नहीं, आजकल एमसीक्यू का पैटर्न बदल गया है और ये एमसीक्यू का पैटर्न सिर्फ आपके इस एंट्रेंस में नहीं, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में यही पैटर्न अपनाया जा रहा है। ये एक नया ट्रेंड जैसे आता है ना, वैसे ही इसमें एग्जाम्स में एक नया ट्रेंड टाइप का आया है। तो आपको इस वाले जो आपका इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको देखने मिलेंगे क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच डिजिटल पेमेंट कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस पॉकेट UPI इनेबलिंग यूजर्स टू मेक पेमेंट्स विदाउट डायरेक्टली लिंकिंग देयर बैंक अकाउंट? ऑप्शन ए पेटीएम, ऑप्शन बी गूगल पे, सी मोबीक्विक, डी फोन पे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मोबीक्विक। मोबीक्विक पढ़ो, मोबीक्विक पढ़ो, कुछ भी पढ़ो उसको। आगे बढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो अब ये कह रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी देखने मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि एक स्टेटमेंट दिया है, अब आपको उसका और दूसरा उससे क्वेश्चन पूछ लिया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक योजना लॉन्च की है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें वो सोलर पैनल्स की स्कीम लेकर आए हैं। तो अभी ये पूछ रहे हैं कि उसका टोटल बजट कितना है। टोटल बजट कितना है, ये सवाल पूछा है इन्होंने। ऑप्शन है 71,021 करोड़, 75,021 करोड़, 72,021 करोड़ और 78,021 करोड़। करेक्ट ऑप्शन बनता है आपका बी, 75,021 करोड़ इसका बजट है इस साल का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Which country becomes the first Spanish-speaking country to recognize India Pharma Standards? तो कौन सी ऐसी कंपनी है, स्पेनिश स्पीकिंग कंपनी है जिसने इंडियन फार्मा स्टैंडर्ड्स को अपनाया है या अप्रूवल दी है? ए कोस्टारिका, बी एल सल्वाडोर, सी निकारागुआ, डी ग्वाटेमाला। अब ये कुछ नई आपको दिख रही होंगी कंट्रीज़, बट हाँ, क्योंकि इनके ज़्यादा नाम नहीं आते और ये बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ है, बट है। तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट, निकारागुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Which country inaugurated Africa's biggest mosque and the third biggest mosque in the world? अफ्रीका की बिगेस्ट मॉस्क क्यों और दुनिया की तीसरी बड़ी मॉस्क क्यों किस कंट्री ने इनॉग्रेट करी है? ऑप्शन है ए अल्जीरिया, बी ओमान, सी कतर, डी केन्या। करेक्ट ऑप्शन इज ए अल्जीरिया। अल्जीरिया ने ऐसा किया है। पहली दो जो मॉस्क मानी जाती हैं वो पहली मानी जाती है होली मक्का एंड प्रॉफिट मॉस्क्यू इन मदीना, जो कि दोनों की सऊदी अरब में ही है। सऊदी अरब की करेंसी रियाल है और उसकी कैपिटल आई फॉरगेटिंग सऊदी अरब की कैपिटल क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा कि सऊदी अरब की कैपिटल क्या है। बट यहाँ पे मुझे अल्जीरिया का पता है। अल्जीरिया के अल्जीर्स में है और वही उसकी कैपिटल भी है। ये मॉस्क जो अफ्रीकाज़ बिगेस्ट मॉस्क है वो अल्जीर्स में है और यहाँ करेंसी चलती है दिरहम और ओमान की, कतर की और केन्या की। ओमान और कतर दोनों में रियाल चलता है। ओमान की कैपिटल है दोहा और कतर की कैपिटल है मस्कट। नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने। एक्चुअली मुझे भी पूरी तरह से याद नहीं हुए अभी तक कैपिटल और करेंसीज। मैं भी आपकी तरह याद ही कर रही हूँ और आपके साथ ही याद करने की कोशिश कर रही हूँ, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। आई थिंक ओमान की कैपिटल मस्कट है और वहाँ करेंसी चलती है रियाल, और कतर की कैपिटल दोहा है और वहाँ करेंसी चलती है रियाल। दोनों जगह रियाल ही चलती है, बाय द वे। इतना पता है मुझे, इतना कंफर्म है। अब चलते हैं हमारी तरह हम लोग न्यूज़ पे। आज की न्यूज़ है पहली,
इंडिया एंड मलेशिया नेवीज होल्ड ज्वाइंट ड्रिल्स अंडर एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण। इंडिया और मलेशिया की एक नेवी ज्वाइंट एक्सरसाइज हो चुकी है और वो है समुद्र लक्ष्मण। समुद्र लक्ष्मण इंडिया और मलेशिया की ज्वाइंट नेवी एक्सरसाइज है ये, ठीक है। द एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण किक्ड ऑफ ऑन February 28 एंड विल कंटिन्यू अंटिल March 2, यानी कि आज ये खत्म हो गई। टेकिंग प्लेस एट और ऑफ द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम। ये कहाँ हो रही है? विशाखापट्टनम में हो रही है। दिस कोलैबोरेटिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेवल शिप किल्टन एंड द रॉयल मलेशियन शिप केडी लेकर, मार्किंग द थर्ड एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन नेवल शिप किल्टन है, अपनी शिप तो पता ही होनी चाहिए एट द लीस्ट, मतलब ये इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं है, बट ये सेकंड अगर कोई चीज़ पता होनी चाहिए इस चीज़ से तो वो ये होनी चाहिए, और ये थर्ड एडिशन है, ये बात भी पता होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, UPI ट्रांजेक्शन्स डिप स्लाइटली इन Feb ड्यू टू फ्यूअर डेज। ऑब्वियसली जनवरी के मुकाबले में आज फरवरी छोटा होता है, 31 से 29 दिन पे आ गए, 2 दिन कम है, तो ट्रांजैक्शंस में भी कमी आएगी। अब जब हम UPI ट्रांजैक्शंस की बात करें ना, तो एक होता है वॉल्यूम, ठीक है, और एक होती है वैल्यू। अब ये वॉल्यूम और वैल्यू में डिफरेंस समझिएगा। वैल्यू है कि मैंने 10 ट्रांजैक्शंस करे हैं, ठीक है, वो वॉल्यूम हो गया, ठीक है। 10 ट्रांजैक्शंस करे हैं फरवरी के महीने में, ठीक है, और वो वैल्यू क्या है उनकी? दैट इज 10K, 10,000 वैल्यू है उसकी। 10 ट्रांजैक्शन किए हैं 10,000 के। समझ आई आपको? आई होप आ गई हो। Transactions worth 18.28 lakh crore were processed during February, nearly 1% lower than the peak of 18.41 lakh crore in January. मतलब 1% लो हुआ है खाली, और इन्होंने ये न्यूज़ आ गई है, और ये हो सकता है कि सवाल भी आ जाए, क्योंकि कोई इतना ध्यान नहीं देगा कि ये 1% तो डिप हुआ है, या फिर ये पूछ ले कि एक्चुअल वर्थ क्या थी, ठीक है। तो 18.28 लाख करोड़ जनवरी 2024 के UPI ट्रांजैक्शंस थे, यानी कि ये वॉल्यूम था, ओके। और 18.41 लाख करोड़ फरवरी 18.28 लाख करोड़ फरवरी 2024 के वॉल्यूम था, और 18.41 लाख करोड़ जनवरी का 2024 का वॉल्यूम था। द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन वॉज 48% हायर। अब जो वैल्यू की बात करते हैं तो वो 48% हायर ईयर ऑन ईयर हो गई थी। मतलब फरवरी 2023 से फरवरी 2024 में अगर कंपैरिजन करें तो 48% का हाइक देखने मिलता है। एज पर डाटा बाय द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन इंडिया, NPCI ये डाटा जारी करता है, तो उसी ने ही डाटा जारी किया है। द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन द UPI नेटवर्क fell by 0.8% to 1,210 crore from January level of 1,220 crore transactions। अभी ये यहाँ पे फिर से वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन कितने हुए, वो हुए ओह आई एम रियली सॉरी, आई डिड अ रियली बिग मिस्टेक। यहाँ पर मेरे से एक बार दोबारा से इस न्यूज़ को पढ़ते हैं। सेकेंड न्यूज़, UPI ट्रांजैक्शंस डिप स्लाइटली इन Feb ड्यू टू फ्यूअर डेज। अब ट्रांजैक्शंस की बात आती है तो एक होता है वॉल्यूम और एक होता है वैल्यू, ठीक है। मैंने 10 ट्रांजैक्शंस किए 10,000 के फरवरी में, तो 10 ट्रांजैक्शंस हुआ वॉल्यूम, 10,000 हुआ वैल्यू, ठीक है। अभी मुझे लगता है इससे बहुत ही इजी एग्जांपल दिया है मैंने। ट्रांजैक्शंस वर्थ, यानी कि वर्थ आ रहा है तो ये वैल्यू है। 18.28 लाख करोड़ वर प्रोसेस ड्यूरिंग फरवरी। 18.28 लाख करोड़ रुपीस फरवरी 2024 में ट्रांजैक्ट हुए, ये वैल्यू है। 1% लोअर है जो कि 18.41 लाख करोड़ जो जनवरी में था। जनवरी 2024 से मंथ बाय मंथ कंपेयर कर रहे हैं, मंथ ऑन मंथ, तो 1% नीचे गिरा है, ठीक है।
अब ईयर ऑन ईयर वैल्यू की ट्रांजैक्शन देखें तो 48% का हाइक मिला है ईयर ऑन ईयर, यानी कि फरवरी 2023 से फरवरी 2024। ये डाटा किसने जारी किया? ये डाटा जारी किया नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन द यूपीआई नेटवर्क टू फेल बाय 0.8% टू 1210 करोड़ फ्रॉम द जनवरी लेवल ऑफ 1220 करोड़ ट्रांजैक्शंस। अब वॉल्यूम है तो ट्रांजैक्शन की वर्थ नहीं, लेकिन ट्रांजैक्शंस कितने हुए ये बताया। 0.8% से ट्रांजैक्शंस नीचे गिरे हैं। 1210 करोड़ था फरवरी में और 1220 करोड़ था जनवरी में, यानी कि साफ दिख रहा है कि 10 करोड़ का यहाँ पर डिफरेंस है। तो उस हिसाब से 0.8% जो बन रहा है वो उस परसेंट से नीचे गिरे हैं। अब ईयर बाय ईयर देखें तो द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन वाज 61% हायर, लेकिन यही ट्रांजैक्शंस अगर हम फरवरी 2023 और 2024 को कंपेयर करेंगे तो 61% हायर थे। अभी यहाँ पर दो चीज़ें चलती हैं, आप मेरी बात सुनो। वॉल्यूम और वैल्यू, इन दोनों में डिफरेंस तो चलता ही है वॉल्यूम और वैल्यू में। साथ ही हम डिफरेंस देखते हैं मंथ ऑन मंथ MOM और ईयर ऑन ईयर, ये भी दोनों में हम देखते हैं। तो पैरेलल वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो डिफरेंस हैं यहाँ पे। दो तरह के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, मंथ ऑन मंथ वर्टिकल वाला, ईयर वाला, और फिर ये वॉल्यूम और वैल्यू वाला। ये इस तरह से आपका यूपीआई ट्रांजैक्शंस को बांटा गया है, दोनों हॉरिजेंटली और वर्टिकली, दोनों तरह से। अगर आपको ये बात नहीं समझ आई है तो आप दोबारा हमें बोल सकते हैं कमेंट करने के लिए। कल मैं दोबारा इस बात को दोबारा समझा दूंगी विद रिवीजन इसके MCQ के साथ। सो प्लीज़ कमेंट अगर आपको कोई टॉपिक या कोई बात नहीं समझ आती है तो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हम दोबारा से NPCI पे आ गए हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया। लेकिन अभी यहाँ पे इंटरनेशनल लगा है, तो यानी कि नेशनल पेमेंट NPCI के साथ ही एक और उसकी सिस्टर कंपनी है या उसकी आर्म है जो आप कहते हैं इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। ये जो मोदी जी सब जगह UPI लॉन्च कर रहे हैं, फ्रांस में, मलेशिया में, यहाँ वहाँ, नेपाल वगैरह, श्रीलंका में, तो ये किसके थ्रू कर रहे हैं? वो कौन देख रहा है? वो NPCI नहीं देख रहा है, क्योंकि NPCI देखता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो है वो देख रहा है, यानी कि NIPL देख रहा है ये सब कुछ, जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं UPI के थ्रू बाहर, या UPI को बाहर लॉन्च जो किया जा रहा है, अभी कितनी कंट्रीज को किया गया, ऑब्वियसली उसकी लिस्ट है, वो सब कुछ NIPL देखता है। ठीक है, ये एक सब्सिडरी है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, यहाँ पे लिखा भी है, हैज साइंड अ मेमोरेंडम विद ग्रीस बेस्ड यूरो बैंक टू इनहैंस क्रॉस बॉर्डर UPI पेमेंट्स। ग्रीस के यूरो बैंक के साथ इन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया है UPI पेमेंट्स को क्रॉस बॉर्डर करने का। ग्रीस वन ऑफ द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू इनेबल द इंडियन diaspora residing in the country to undertake quick and seamless remittance using UPI rails। मतलब ग्रीस बनती है पहली यूरोपियन कंट्री, तो ये कंट्री बन जाती है आपकी इम्पॉर्टेंट, और उस तरह से बन जाती है ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट आ गया है, ग्रीस इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, रशिया launches Iran's imaging satellite Pars-1 into space। अब यहाँ पे रशिया ने अपनी खुद की सैटेलाइट लॉन्च नहीं करी है, रशिया ने ईरान की सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिसका नाम है पार्स वन व्हाटएवर आप जो पढ़ना चाहें, बस इसको पता कर लेना कि इसकी स्पेलिंग है PARS और 1। ठीक है, रशिया लॉन्च Pars-1 एन इरानियन इमेजिंग सैटेलाइट into space। This satellite has the capability of sending high resolution images। ये high resolution images भेजेगी हमें अर्थ की और सरफेस की ऑर्बिट से 500 किलोमीटर की ऑर्बिट से। ठीक है, और इसके साथ रशिया के कुछ रॉकेट भी गए हैं जो वेदर सैटेलाइट, और 17 रशियन स्मॉल सैटेलाइट्स भी लॉन्च की गई हैं इसी सैटेलाइट के साथ, ईरान की इसी सैटेलाइट के साथ। वो आपके लिए उतना मायने नहीं रखता, आपके लिए मायने रखता है कि रशिया ने ईरान की सैटेलाइट और उसका नाम है पार्स को लॉन्च किया है। बस यही दो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट रखती हैं। इसके अलावा आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट रखता है कि कैपिटल और करेंसी क्या है, क्योंकि अगर एग्जामिनर का दिमाग घूम गया तो वो पूछ भी सकता है।
और नहीं भी घूमा तो आपके लिए नॉलेजेबल भी है, आगे काम आ सकता है. दैट वॉज इट फॉर द वीडियो. थैंक यू.